बच्चों नमस्कार। दशम के सामाजिक विज्ञान जिस पर हम चर्चा करें बच्चों, सरकारी बजट और कर निर्धारण। और इसके अंतर्गत जो पहला मैंने वीडियो भेजा उसमें हम टैक्स की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आखिर है क्या, इसको हम कल भी बताने का प्रयास किया और इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि जो कर सीधे सरकार को हम देते हैं जिसका हमें पता चलता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, मगर बहुत सारे कर ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है कि हमने सरकार को टैक्स दिया है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो हम जहां से चर्चा कर रहे थे, आइए मैं उसके आगे आपको ले जाने का प्रयास करूं। आज हम अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखते हैं मूल्य संवर्धित कर। तो यहां से देखिएगा बच्चों, तारा ने एक उदाहरण दिया है यहां पर अप्रत्यक्ष कर का। तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साईं राम कंप्यूटर से 2 ड्राइव खरीदी, हार्ड ड्राइव खरीदी। बगैर वेट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5,000 रुपए थी और इस पर 5% वैट लगाया गया। अब वैट के रूप में उसको 250 रुपए राशि जुड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5,250 रुपए हो गई। मतलब बैटरी की कीमत यहां पर देखिएगा, ये तो हो गई ऊपर तारा की बात। साजिदा के लिए एक और उदाहरण उसने दिया कि साजिदा ने अपने घर के लिए एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी। दुकानदार ने जो बिल दिया वह इस प्रकार था, बैटरी की कीमत कितना 9,165 रुपए, वेट कितना लगा उसमें 12.5%, इसका मतलब कितना 1,146 रुपए। तो यह 9,165 में 1,146 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब कुल कीमत कितनी हो गई 10,311 रुपए। बच्चों आखिर ये पैसा कौन वहन कर रहा है, साजिदा। क्योंकि साजिदा क्या है, उपभोक्ता है। वह उस वस्तु को क्या कर रहा है, खरीद रहा है और अपने लिए उसने खरीद करके जब लाया तो उसको ये पूरे पैसे चुकाने होंगे। प्रिय बच्चों ऐसे ही अलग अलग सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से वैट लगाती, उस पर टैक्स लगाती है। इसलिए कई बार एक ही सामान की अलग कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो ये वैट का एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, कच्ची सामग्री जैसे गेहूं, सामग्री की लागत कितना बता रहा है, जैसे आटा शक्कर जो भी लगा बिस्किट बनाने के लिए, उसके लिए 90 रुपए की लागत है, मगर उसमें 10% वेट लग गया, कर लगा, तो वह कितना हो गया 100 रुपए हो गया। 10 रुपए वेट हो गया और 90 रुपए उसकी लागत हो गई। मगर ये 100 रुपए आखिर भुगतान कौन करेगा बच्चों, उपभोक्ता, हम जो उसको खरीद रहे हैं। तो प्रिय बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से मान लिया जाए, उसने एक उदाहरण दिया, बिस्किट निर्माता कंपनी 450 रुपए की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखानों के किराए आदि सब शामिल है। वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपए भी जोड़ देता है तो उसकी कुल कीमत कितनी हो गई 500 रुपए हो गई। 450 कीमत है, 500 रुपए हो गई। यह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। याद रखिए, निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए कि यह कर की दर 10% है तो उसे कितना कर चुकाना होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 500 का 10% कितना 50 रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा। मगर उसके पहले और देखिए, यहां पर कच्ची सामग्री के समय उसने कितना टैक्स दे दिया है 10 रुपए, है ना, और ये उत्पाद शुल्क हो गया। फिर यहां पर क्या कर रहे हैं, वो बिक्री पर 50 रुपए दे रहा है, कितना हो गया उसको 60 रुपए पड़ रहा है। पर यहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में वैट में उत्पादक केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल आउटपुट 500 रुपये है, खरीदी गई कच्ची सामग्री इनपुट पर 100 रुपये है। इस तरह मूल्य संवर्धन आउटपुट और इनपुट का अंतर है। इस मामले में 400 रुपये है। इस तरह उस बिस्किट निर्माता को 10% के हिसाब से केवल 40 रुपये कर चुकाने होंगे। इस निर्माण में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया गया है उस पर पहले से ही कर दिया जा चुका है, इस पर दोबारा कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर 10 रुपए धन 40 बराबर 50 रुपए का ही कर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 रुपए उसने पहले ही इनपुट में दे चुका है और इसलिए उसे 60 रुपए देने की जरूरत नहीं, मात्र उसे 50 रुपए चुकाने होंगे। बच्चों इस तरह से वैट को
ताकि लोगों को, उपभोक्ताओं को दोहरा मारना पड़े, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। फिर यहाँ पर हम देखिए वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कहते हैं जीएसटी। वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि। इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग अलग कर हैं। इसके अलावा राज्यों में कर की दरें भी अलग अलग है। अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारों द्वारा अपने सुविधा के अनुसार ये लोग टैक्स लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में अंतर है। ऐसे ही और कई उदाहरण हो सकते हैं। इसी कारण राज्यों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भी होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक राज्य जब इस तरह से अपना प्रयास करती है तो दूसरा राज्य भी अपने तरफ से उस प्रयास में लगे रहते हैं कि हम कितना टैक्स लें, कितना टैक्स वसूलें। इस प्रकार से उद्योग व्यापार भी एक राज्य से दूसरे राज्यों को पलायन कर जाता है। हाल के वर्षों में हमने नीति निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं बंधुओं, जिसका पूरा नाम क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको जीएसटी का नाम दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अर्थात इस प्रकार का कर लगा करके सरकार आम लोगों के भार को कम करने का प्रयास करती है, ताकि इससे आम उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा मार ना पड़े। इसलिए जीएसटी की बात कही गई है, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। वास्तविक में जीएसटी का मार उपभोक्ता को ही पड़ रहा है, उपभोक्ता को ही देना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के कर, प्रत्यक्ष कर। अभी हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा बच्चों। यहां पर जो कर हम सीधे व्यक्तिगत रूप से हमें देना होता है सरकार को, और जिसे हमें भी पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर कैसे कैसे देना पड़ता है, तो यहां पर प्रत्यक्ष कर दो प्रकार से देते हैं बच्चों। एक कहलाता है इनकम टैक्स और दूसरा है निगम कर। कारखाने या व्यापार करने वाले कंपनियों को निगम कर चुकाना होता है। यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों, जैसे कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है, ये निगम कर है। फिर आयकर बच्चों, आयकर एक ऐसा कर है जिसमें सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसके पास धन है और अगर उसके पास अर्जित धन अधिक है तो उसे इनकम के आधार पर टैक्स देना होगा, और उसे यह मालूम होता है कि मैं जो दे रहा हूं वह मेरे इनकम के कारण यह टैक्स देना पड़ रहा है, जो उसे खुद को पता होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है कि आपको इतने प्रतिशत के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। प्रिय बच्चों, ये जो इनकम टैक्स है सरकार द्वारा अलग अलग स्थिति में तय की जाती है। अगर हम विचार करें, ज्योति एक दैनिक मजदूर है, उसकी मासिक हर महीने आय है 1500 रुपए। आशिफ स्कूल शिक्षक है, उसकी आमदनी है 8000 रुपए। जतिंदर एक व्यापारी है जिसकी मासिक आय है 30,000 रुपए। बच्चों, अगर निश्चित इनकम टैक्स कहा गया कि आपको 50-50 रुपए टैक्स देना होगा, क्या यह उचित है? क्या सभी को 50-50 रुपए टैक्स लेना उचित होगा? नहीं बच्चों, ये अन्याय होगा, क्योंकि जिसकी आय कम है वो भी 50 रुपया देगा, जो 30,000 है वो भी 50 रुपया देगा, तो यह न्याय संगत नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए क्या कहा गया कि नहीं, इसके लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं। बोले आपको 10% के हिसाब से अगर टैक्स लिया जाए तो 1500 का 10% टैक्स आप देंगे। आशिफ को कहा गया आप 8000 के हिसाब से 10% देंगे। जतिंदर को कहा गया आप 30,000 का 10% के हिसाब से देंगे। तो यहां पर 1500 का कितना देगा, 150 रुपए देगा। 8000 वाला 800 रुपए देगा। जतिंदर 3000 रुपए देगा। मगर बच्चों, यह भी न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी आमदनी 1500 रुपए है और उसमें से अगर वह 150 रुपए भी आय इनकम टैक्स देता है तो उसके जीवन यापन के लिए और भी ज्यादा दिक्कत होगी, तो यह भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां पर एक मापदंड बनाया गया है। क्या बताया गया? यदि आप इतना आय व्याप्त करते हैं, जैसे बोले 7,000 से जिसकी कम आय है, बोले उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा। 7,000 से 15,000 है, उसको 10% देना होगा। 7,000 से 15 को 10, तो 15 से 25 को कितना, 20%, और 25
1000 रुपए से ज्यादा जिसकी आमदनी है उसको 30% के हिसाब से ब्याज क्षमा चाहूंगा टैक्स देना होगा। तो प्रिय बच्चों इस तरीके से मापदंड बनाया गया है। तो इस तरीके से मापदंड बनाया गया तो ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जिसकी आमदनी ज्यादा होगी उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी आमदनी कम होगी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके आधार पर अगर देखें ज्योति को कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसमें 7000 से नीचे है तो इसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आसिफ को 6000 रुपए आमदनी है मासिक, कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो उसने क्या कहा, 7000 से नीचे वाले को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो 6000 है। फिर जतिंदर, इसकी आमदनी अगर 20000 महीने का है तो 20000 है तो बच्चों किस दायरे में आ रहा है? हम नीचे कॉलम को देखें, ये आएगा 15 से 25,000 के बीच, मतलब उसको 20% टैक्स देना होगा। इस तरीके से उसके आय के आधार पर अलग अलग टैक्स का निर्धारण किया गया है और यह न्याय संगत है। जिसकी आमदनी अधिक होगी उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, जिसकी आमदनी कम होगी उसको कम टैक्स देना होगा। बच्चों यहां पर अब कह रहा है आयकर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को अलग करिए। प्रत्यक्ष कर में निगम कर कितना बता रहा है? 21%। यहां पर देखिएगा 21%। फिर प्रत्यक्ष कर किसको हम देखें तो यहां पर देखिएगा आयकर 12% है। फिर जितने भी शुल्क बच रहे हैं, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और ये सभी अप्रत्यक्ष कर, बच्चों ये अप्रत्यक्ष के नीचे कॉलम में आएगा और इसको टोटल हम यहां जोड़ेंगे, कुल कर 100% होता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं आप भी पुस्तक खोलिएगा, पुस्तक में ध्यान से देखिएगा कि आखिर वो पाठ हमें क्या बताना चाह रहा है, तो आपको भी समझ में आएगा। और किसी प्रकार से डाउट होता है तो मुझे कॉल करके या स्कूल में आकर के अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कालखंड यहीं समाप्त होता है।